नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? भारतीय संविधान में आपने क्या क्या पढ़ लिया है और कितना याद कर लिया है वो बताइए ज़रा जल्दी से। क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? तो पहली शिकायत आपसे ये है कि आप वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग लेते हो लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। बार बार मैंने कहा है, जो भी वीडियो देखें, आप मैथ की देख रहे हो या जो क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जा रहा है मनमोहन के द्वारा, उन वीडियो को देख रहे हो, तो आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे अध्यापकों का मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बढ़ेगा तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समय से प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के लिए मैंने आपको मौलिक अधिकार बता दिए हैं पूरी तरीके से, तो एक बार शुरू कर दीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, मौलिक कर्तव्य। नया टॉपिक जल्दी से डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए बेटा? जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस भाग में हैं? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? जल्दी से बताइए, जल्दी से। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, जल्दी से बताओ। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं? जल्दी से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हमारे संविधान में, किस भाग में हैं? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं? जल्दी से बताएं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए हैं हमने, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है बेटा कहाँ से? रसिया से। कहाँ से लिया है? रूस से। ऑप्शन हो सकता है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ क्या हो सकता है बेटा? पूर्व सोवियत संघ। ओके, या हो सकता है USSR, इस तरीके से भी हो सकता है, USSR। तो मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछता है कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका आंसर रहेगा तत्काल रसिया से। पूर्व सोवियत संघ, USSR, यहाँ से लिए गए हमने मौलिक कर्तव्य। किस भाग में बेटा मौलिक कर्तव्य? किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? जल्दी से बताएं। तो वो बेटा भाग 4 का क। अगर आपसे पूछता है कि किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं, तो भाग है 4 का क। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे बताओ जल्दी से। तो इस भाग को देखिए 4 का क। आपको जहां भी देखने को मिले क ख ग घ ड़ या ABCD, तो हमें इसका अंदाजा तत्काल ये लगाना है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था बेटा। ना तो ये भाग मूल संविधान का हिस्सा था, ना तो ये भाग 4 का क्या था? मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपका आंसर रहेगा कोई नहीं या 0। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? कोई नहीं, 0 था। ओके, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में आप बताएंगे बेटा। वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद इसके लिए बेटा 51 का क। 51 का क। अनुच्छेद कितना है? 51 का क। ओके, क्या समझे? मौलिक कर्तव्य रसिया, पूर्व सोवियत संघ, USSR से लिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा आपके पेपर में।
किस भाग में? तो भाग 4 का क। क्या भाग 4 का क मूल संविधान का हिस्सा था? तो नहीं था। मूल संविधान में इस प्रकार कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। कितने थे? 0 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11। अनुच्छेद इसके लिए कौन सा बना है? 51 का क। आगे बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों से और भी कुछ सीखते हैं। तो आगे बताएंगे बेटा मौलिक कर्तव्यों से। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। मतलब मौलिक कर्तव्यों का मतलब क्या होता है उस बात को जानते हैं हम सबसे पहले। ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रत्येक बेटा नागरिक की ड्यूटी है। ये प्रत्येक नागरिक के क्या है? कर्तव्य है बेटा। क्या है? ड्यूटी। प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को निभाए। कितनी ड्यूटी है? 11 ड्यूटी है। कितनी ड्यूटी है? कुल 11 ड्यूटी है। इन 11 ड्यूटी को निभाए। ओके, इससे क्या होगा अगर ड्यूटी को निभाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी या कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तो क्या होगा? तो होगा बेटा ये कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। मौलिक अधिकार क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये जो 11 ड्यूटी हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको निभाए तो उसके मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके मौलिक अधिकार हमेशा कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। ओके, तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इन 11 ड्यूटी को निभाए, जिससे उसके मौलिक अधिकार क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं और भी चीजें जानते हैं। तो बेटा बात ये थी कि सबसे पहले सरदार स्वर्ण संघ समिति के बारे में जानते हैं। सरदार स्वर्ण संघ समिति 1976 में बनी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी? 1976। और इस समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वां बेटा संशोधन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी? 1976 में। और इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया? तो आप बताएंगे 42वां संविधान में संशोधन किया गया। ओके, तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो इसने सिफारिश की कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाएं। प्रारंभ में 10 जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आप बताएंगे 10। ओके, बात रहती है कि 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया था। 86वां संविधान में संशोधन हुआ था 2002। कौन से नंबर का संविधान में संशोधन हुआ था? 86वां 2002। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी? 1976। और इसकी सिफारिश पर संविधान में कौन से नंबर का संशोधन हो रहा है? 42वां। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इस समिति की सिफारिश पर? 10। 11 में कब जोड़ा गया? 86वां 2002। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताएंगे आप 11। ये कई बार आता है
कि 10 मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। उसके लिए संविधान में कौन से नंबर का संशोधन हुआ? 42वां 1976। अधिकांशतः संविधान में ऐड करने का काम किया है बेटा 42वें ने। अगर आपसे पूछता है कि कोई वस्तु संविधान में कब जोड़ी गई है, तो अधिकांश केस में आपको नहीं पता तो 42वां 1976 ही लगाएंगे आप। ओके। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है बेटा? 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। तो हम कुछ मौलिक कर्तव्य जान लेते हैं कि क्या क्या हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि ड्यूटी हमारी बनती है कि हम भारत के संविधान का पालन करें, भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करें। ये हमारी ड्यूटी है। ओके। देश में एकता, अखंडता, अक्षुण्णता, भाईचारे की भावना का विकास करें। ये भी हमारी एक प्रकार की ड्यूटी है। देश में वन, झील, तालाब, वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, इनका विकास करें, समृद्धि करें। ये भी हमारी ड्यूटी है। ओके। देश के जितनी भी विरासतें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाएं। ओके। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारी 11 ड्यूटी बनती हैं। 11वीं ड्यूटी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अगर आप अभिभावक हैं, अगर आप माता पिता हैं, अभिभावक हैं, तो आपकी ड्यूटी ये भी बनती है कि अगर आपके घर में कोई 6 वर्ष का बालक है तो उसे नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में अवश्य शिक्षा के लिए भेजें। ये भी हमारी एक ड्यूटी है। ओके। तो समझते हैं ड्यूटी। बेटा एक बात तो है, आप क्वेश्चन बताओ चलो, क्या ड्यूटी, क्या कर्तव्य बाध्यकारी है? आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, हाँ या ना। इन्हीं में से बताना है आपके लिए। क्या कर्तव्य बाध्यकारी हैं? क्या मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी हैं? बताइए जल्दी से। आपके पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। हाँ या ना। तो निश्चित ही आपने जो आंसर दिया है वो दिया है नहीं में। इसका अर्थ क्या है? नहीं, कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होते। अगर आप इन 11 कर्तव्यों को पालन करते हो तो निश्चित ही आप अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। निश्चित ही आप अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं। अगर आप इन कर्तव्यों को पालन नहीं करोगे तो भी आपसे कोई जबरदस्ती कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य नहीं करेगा बेटा। अगर आप इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपसे कोई जबरदस्ती कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जैसे अगर आप भाईचारे की भावना का विकास नहीं करते, पर्यावरण का संरक्षण संबंधन नहीं करते, अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं पढ़ाते, तो आपसे कोई ज़बरदस्ती ये कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत कार्य करोगे, अगर इन कर्तव्यों के विपरीत कार्य करोगे तो निश्चित ही आपके प्रति कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ओके। तो क्या कर्तव्य बाध्यकारी हैं? तो आप बता देंगे नहीं, कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। जब कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है तो क्या ये न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय है? न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय है या न्यायालय हेतु बाध्यकारी हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं। मतलब आप अगर इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि बाध्यकारी के उपलक्ष्य में भी
न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई अपील याचिका दायर नहीं की जा सकती, कोई रिट नहीं डाल सकते, इसलिए मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय हेतु परिवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होते और ये न्यायालय हेतु परिवर्तनीय नहीं होते। हाँ, और एक पॉइंट लिख लेना नोट डाल के, क्या मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड भी है और टेल भी है। एक तरफ अगर हेड है तो दूसरी तरफ टेल है। बता दिया था मैंने शुरू में ही कि अगर आप कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से करते हो तो आपके अधिकार ऑटोमेटिक सुरक्षित हैं, आपको कोई क्षति, कोई हानि, आपके मौलिक अधिकार कभी भी नहीं छीने जा सकते, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ओके, लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो आपसे बाध्यकारी ये कार्य नहीं कराया जाएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार आपने बहुत अच्छे से समझे। आप इनमें आसानी से अंतर कर पा रहे हो, 2-3 अंतर मैं करवा देता हूँ। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, एक तरफ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ओके, अगर पूछे भाग तो भाग संख्या 3, यहाँ भाग संख्या बेटा 4 का। दूसरा, अगर पूछे अनुच्छेद 12 से 35, यहाँ अगर पूछता है तो 51 का। ये कहाँ से लिए गए तो अमेरिका, और ये कहाँ से लिए गए तो रसिया, रूस। नंबर 4, ये मूल संविधान में 7 थे, ये मूल संविधान में 0 हैं। ये वर्तमान में 6 हैं, ये वर्तमान में बेटा 11 हैं। नंबर 6, ये बाध्यकारी हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। ओके, बाध्यकारी मतलब न्यायालय हेतु परिवर्तनीय है, न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय है। सबसे मोस्ट पॉइंट यही आपको याद रखना, न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय बाध्यकारी है, ये न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, तो आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इतना फर्क समझना है। भाग 3 भाग 4 का अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51 का अमेरिका से लिए गए, रसिया से लिए गए। मूल संविधान में 7 थे, मूल संविधान में 0 था, वर्तमान संविधान में 6 हैं, वर्तमान संविधान में 11 हैं। बाध्यकारी हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार छिनते हैं तो न्यायालय में जा सकते हो, बाध्यकारी नहीं है, ठीक, इसलिए न्यायालय हेतु प्रवर्तनीय नहीं है। ये अंतर आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में समझना बहुत अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। अभी आपका जो मेन मकसद है वो है पैट का एग्जाम पास करना, आगामी यूपी पुलिस के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाना ताकि आपकी रैंक अच्छी से आ सके और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप ये मत समझना कि संविधान जो है वो सिस्टम के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप इन चीज़ों को पढ़िए, आपके पैट के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बाकी मैं सिस्टम से आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है, जल्दी।
नया आप पढ़ेंगे बेटा महान्यायवादी। महान्यायवादी से बोलते हैं बेटा अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। बताओ जल्दी से, अनुच्छेद 76 किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का उल्लेख है? 76। ओके, महान्यायवादी पद का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं महान्यायवादी से। और साथ ही यहाँ पर आप समझ लेंगे महाधिवक्ता से। दोनों आज क्लियर करवा देते हैं। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, इसका उल्लेख है बेटा आर्टिकल 165 में। आज हम समझेंगे महान्यायवादी महाधिवक्ता दोनों को विस्तार से, अच्छे से। ओके, तो मैं आपको अंतर से ही समझाता हूं ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता के लिए। एक तरफ आप लिखेंगे महान्यायवादी और एक तरफ लिखेंगे महाधिवक्ता। ओके, इसे बोलते बेटा अटॉर्नी जनरल, इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल अंग्रेजी में। महान्यायवादी को पढ़ते बेटा हम केंद्र में और इसे पढ़ते हैं हम राज्य में। ओके, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद से ही। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का उल्लेख है? 76। अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अति महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की श्रेणी में से आता है अनुच्छेद 76। महाधिवक्ता 165। यहाँ जो आपको है 89 और 90, 89 90 जोड़ने का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। 76 में कितना जोड़ेंगे 165 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 89 जोड़ दिया जाए। तो अधिकांश आर्टिकलों में हम 89 और 90 जोड़ने के बाद सीधा केंद्र से राज्य में पहुंच जाते हैं। तो दोनों ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, 76 165। पहले हम समझेंगे महान्यायवादी होता क्या है और ये महाधिवक्ता होता क्या है, इसे समझेंगे। क्लियर? तो इसे समझने के लिए महान्यायवादी होता है बेटा भारत सरकार। भारत सरकार, भारत सरकार को हम केंद्र सरकार भी कहते हैं बेटा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, विधि अधिकारी एवं कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार। तो महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी होता है बेटा भारत सरकार या केंद्र सरकार का पहला प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार। मतलब सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? विधि के समक्ष परामर्श कौन देता है? तो वो देता है महान्यायवादी। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि भारत सरकार या केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो आपका आंसर रहेगा महान्यायवादी। चूंकि हम इसे महाधिवक्ता को इधर पढ़ रहे हैं राज्य के तौर पर, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं आप? यहाँ भारत सरकार की जगह, केंद्र सरकार की जगह आपको राज्य सरकार लिख देना है, बस कुछ नहीं करना।
महान्यायवादी और महाधिवक्ता में कोई फर्क नहीं है। आपको करना क्या है कि भारत सरकार की जगह केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार करिए। देखिए तो यहाँ होता है बेटा राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एवं कानूनी सलाहकार। हाँ, तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन होता है बेटा? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार। ओके, पहला फर्क हमने ये समझा। इसका अर्थ आप ये समझ गए कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी होता कौन है। राज्य सरकार को जो कानूनी विषयों पर या विधियों के विषय पर जो परामर्श देता है उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, और वही काम जब केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है तो उसे हम महान्यायवादी कहते हैं। ओके, हाँ, इसकी नियुक्ति पहले ही बता चुका हूँ बेटा, जल्दी से कमेंट में बताइए कि नियुक्ति कौन करता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी, फास्ट। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो 100 बात की एक बात, जो भी केंद्र सरकार का पदाधिकारी होगा, जो भी भारत सरकार का पदाधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे बेटा? राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यहाँ बताइए जल्दी से, क्या फिल करेंगे आप? जो भी राज्य सरकार का कर्मचारी है उन सभी की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर। ओके, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। आगे चलते हैं और भी फर्क समझते हैं। ये मिटा देता हूँ, मैं नोट कर लिया होगा आपने। नियुक्ति के बाद योग्यता, क्वालिफिकेशन। बताइए महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? जल्दी से, बहुत फास्ट, जल्दी से बताइए महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है। तो योग्यता में आप बता रहे हैं बेटा सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। बहुत अच्छा कार्य किया आपने, बताने की कोशिश की और सभी लोग बता भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है बेटा महान्यायवादी की। तो यहाँ पर इसकी योग्यता बताएं। महाधिवक्ता की योग्यता बताइए आप जल्दी से। तो आप यहाँ लिख देंगे बेटा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। वेरी गुड, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। महान्यायवादी की योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, तो महाधिवक्ता की योग्यता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। इनको शपथ कौन दिलाता है, जरा बताइए जल्दी से। इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताइए। कमेंट फास्ट, जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो आपने निश्चित ही आंसर दिया बेटा, ये राष्ट्रपति। बहुत अच्छे, इसी प्रकार आंसर देते रहो। शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ शपथ कौन दिलाएंगे जल्दी से? तो आप सभी का आंसर है बेटा राज्यपाल। महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ओके, आगे चलते हैं। कार्यकाल, बेटा कार्यकाल बता डालो जल्दी से। कार्यकाल बताइए बहुत जल्दी से, फास्ट। महान्यायवादी और महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या क्या होता है? जल्दी, बहुत तेजी से। तो आपने बताया बेटा कार्यकाल होता है इनका अनिश्चित। वेरी गुड, आपने कार्यकाल बताया इन दोनों का अनिश्चित। बहुत अच्छी बात, इन दोनों का कार्यकाल क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित से और आगे बढ़ते हैं एक लाइन। अनिश्चित के आप लिखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बेटा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत।
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक अपने पद पर बना रहता है महान्यायवादी, और जब तक राज्यपाल की इच्छा रहेगी तब तक अपने पद पर बना रहता है महाधिवक्ता। लेकिन इच्छा ये कब तक रहेगी बेटा? लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा तक, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ये वाली। यहाँ पर अधिकतम कितनी रहेगी? यहाँ बेटा रहेगी 62 वर्ष। यहाँ कितनी रहेगी? 62 वर्ष। तो जो फाइनली कार्यकाल के तौर पर हम ये समझे कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, किंतु वो अधिकतम 65 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। इधर महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, किंतु वो है अधिकतम 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इसीलिए इनका कार्यकाल अनिश्चित बताया गया, ओके। इससे आप अनुमान लगा सकते हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अगर योग्यता है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है, ओके। इसका कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। तो यहां से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है अधिकतम 65 साल तक, योग्यता से ही लगा लेंगे। इनका कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, संविधान से ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ ही रहे हो। आगे चलते हैं, कार्यकाल समझा हमने। देखिए, महान्यायवादी का कार्यकाल के तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको ऐसे नहीं लगाना कि 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, 2 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहते राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अधिकतम 65 और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत 62 वर्ष तक। हमने कार्यकाल समझ लिया बेटा। हाँ, त्यागपत्र इस्तीफा किसे देंगे? तो जो बनाता है, पहले ही बता दिया है मैंने, जिसने बनाया है उसी को देंगे। यहाँ त्यागपत्र इस्तीफा जल्दी, बहुत तेजी से, तो आपका आंसर आ रहा है बेटा राज्यपाल। बहुत अच्छी बात। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी, तो इसका अर्थ ये कहता है कि ये इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ने की थी, तो ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को ही देगा। आगे समझते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं बेटा। कार्यों पर नजर डालते हैं, दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं। दोनों के कार्य समझ लेते हैं। कार्य में पहला कार्य तो मैंने बता दिया बेटा कि कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार और विधि अधिकारी। और किसका होता है विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार? भारत सरकार। एक कार्य तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ चुके हैं। यहाँ पर इनके कार्य की बात करेंगे तो ये भी कानूनी सलाहकार होते हैं और ये भी विधि अधिकारी होते हैं, किंतु ये कानूनी सलाहकार विधि अधिकारी किसके होते हैं बेटा? राज्य सरकार। ये तो इनका मुख्य कार्य है, ये तो इनका मुख्य कार्य है। मेन वर्क जो है इनका यही है, मेन वर्क यही है, ये ऊपर वाला। अन्य कार्य इनके क्या क्या हैं? अन्य कार्य सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य आपको याद रखने हैं। क्या? संसद का सदस्य, संसद का सदस्य न होते हुए भी, संसद का सदस्य न होते हुए भी
संसद की कार्यवाही में भाग लेना, संसद की कार्यवाही में भाग लेना। ओके। इसका जो अन्य कार्य है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसकी कार्यवाही में भाग ले रहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? आपका आंसर रहेगा महान्यायवादी। आपका आंसर क्या रहेगा? महान्यायवादी। देखिए, कार्यवाही में भाग तो ले रहा है, लेकिन अगर कोई विधेयक है, उस विधेयक पर मतदान हो रहे हैं, तो उस मतदान में भाग नहीं लेगा, मतदान नहीं करेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद का कैंडिडेट न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे है? तो आपका आंसर है महान्यायवादी। क्या वोट दे सकता है? मतदान नहीं करेगा, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। इस कार्य को महाधिवक्ता से जोड़ दो आप, इसी कार्य को महाधिवक्ता से जोड़ दीजिए। क्या? कि राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी, राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेना। ओके। जैसे महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए कार्यवाही में भाग ले रहा था, वैसे ही महाधिवक्ता क्या होता है बेटा? राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। कार्यवाही में तो भाग ये भी ले सकता है, लेकिन मतदान ये भी नहीं करेगा बेटा, मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। इसे कार्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कार्य को आप याद रखेंगे। आगे समझते हैं अगला कार्य क्या है अन्य कार्यों में ही। अन्य कार्यों में दूसरा कार्य था बेटा ये कि भारत के किसी भी न्यायालय, भारत के किसी भी न्यायालय में भारत के किसी भी न्यायालय में, क्या समझे? भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन निर्णय नहीं दे सकता। सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सुनवाई कर सकता है। क्या समझे? भारत का कोई भी कोर्ट हो, भारत का कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम के अतिरिक्त हाई कोर्ट, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो क्या लिखा हुआ है? भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायालय की परमिशन लेकर उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, सुनवाई भी कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं देगा। इस बात को याद रखेंगे, निर्णय नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बेटा ये न्यायाधीश नहीं है, ये न्यायाधीश नहीं है। ऐसे ही इसी कार्य को इससे लिंक कर दो आप महाधिवक्ता को, तो आप भारत की जगह राज्य कर देंगे। वो सारी चीज, राज्य के किसी भी न्यायालय की अनुमति से उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है।
सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सुनवाई कर सकता है, ओके, लेकिन निर्णय नहीं दे सकता, निर्णय ये भी नहीं दे सकता। क्या समझे? राज्य के किसी भी न्यायालय में उसकी अनुमति से कार्रवाई में भाग ले सकता है, सुनवाई भी कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये न्यायाधीश नहीं होता। ये दो इसके अन्य कार्य थे, ये दो इसके क्या थे? अन्य कार्य थे। लास्ट एक बात और समझ लीजिए इन दो लोगों से, लास्ट कार्य बेटा ये है, अगर केंद्र का मंत्रिमंडल भंग होता है, मंत्रिमंडल के साथ साथ लोकसभा भंग होती है, अगर केंद्र का मंत्रिमंडल भंग होता है, लोकसभा भंग होती है, तो ये महान्यायवादी क्या होता है कि अपनी स्वेच्छा से ही पद छोड़ देता है। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो लोकसभा को भंग होते ही अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ देता है, तो होता है महान्यायवादी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि नई सरकार जब बनेगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो क्या करेगा? अपनी मर्जी का ही सलाहकार रखेगा। इसीलिए ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो लोकसभा भंग होने के तुरंत बाद अपना पद छोड़ देता है, तो वो होगा आपका महान्यायवादी। महाधिवक्ता का क्या होता है बेटा? विधानसभा अगर भंग हुई, विधानसभा अगर भंग हुई तो भंग होते ही वो अपना पद छोड़ देगा, क्योंकि नई विधानसभा बनेगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपनी मर्जी का ही महाधिवक्ता की नियुक्ति कराएगा। तो एक अन्य कार्यों में ये भी कार्य लिख लेना, ओके। बाकी आपको छोड़ता हूँ क्वेश्चन के तौर पर, आपको क्वेश्चन बताने हैं कमेंट में बहुत जल्दी से कि ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिनको संविधान में हटाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? आपके आंसर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, कमेंट में ये अवश्य बताएं कि ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिन्हें संविधान में हटाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको कदाचार प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो आपको ये बताना है ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान, कोई प्रोसीजर नहीं है। दूसरा, भारत के प्रथम महान्यायवादी, जल्दी से बता डालो बेटा, भारत के पहले महान्यायवादी। दूसरा, भारत के वर्तमान महान्यायवादी। जल्दी से। और वर्तमान महान्यायवादी का कौन सा नंबर है, कौन से नंबर के हैं वर्तमान महान्यायवादी जो हैं, वो कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? इन 3 प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप बता पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और निश्चित ही आप इन प्रश्नों के आंसर देंगे, ठीक है, ऐसी आशा करता हूँ। कल मिलते हैं, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।